दोस्तों, पिछले 2 दिन पहले सेंट्रल की कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन करने की मंजूरी दी गई और इससे कर्मचारियों में भारी खुशी का माहौल है कि उनकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी। तो हमें ये सिस्टम को समझना होगा कि वेतन आयोग क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसकी जो सिफारिशें होती हैं वो कौन कौन सी गवर्नमेंट या संस्थाएं कैसे अपने कर्मचारियों पर लागू करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें लगभग 50 लाख से ऊपर कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 साल में अपने इन अधिकारी कर्मचारियों के वेतनमान को रिवाइज करती है। तो पिछला जो 7वां वेतनमान था वो 2016 में लागू किया गया था। तो 2026 में 10 साल हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कर्मचारी अधिकारियों का वेतनमान रिवाइज करना है। इसके लिए 8वां वेतन आयोग का गठन की मंजूरी मिली है। अब वेतन आयोग गठित होगा और ये वेतन आयोग सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो उनका एक निर्धारित फार्मूला है जिसको हम लोग फिटमेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं, और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पे, डीए, टीए और पेंशन इसकी दरें निर्धारित होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो 7वां वेतनमान था उसमें जो न्यूनतम सैलरी थी वो 18,000 रुपये थी और इसमें इसके ऊपर 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। तो इस तरह न्यूनतम वेतन 28,620 रुपये था। इस समय जो फिटमेंट रेट था वो 2.57 था। तो अगर इसी को 8वें वेतनमान में लगाते हैं तो न्यूनतम वेतन लगभग 46,620 रुपये होने की संभावना है। और जब केंद्र सरकार को वेतन आयोग रिपोर्ट देता है तो जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है वो उसकी मंजूरी देता है, फिर बजट में उसका प्रावधान होता है और फिर कर्मचारी अधिकारियों को उस वेतनमान का लाभ मिलता है। इसी तरह हम जानते हैं कि दूसरी जो राज्य सरकारें हैं, हर राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है कि वो कौन सा वेतनमान अपने कर्मचारियों को देंगे। तो जो राज्य के अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो राज्य के अधीन होते हैं। तो अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, पर अधिकांश राज्यों में ये 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। तो हर राज्य सरकार, उनका मंत्रिमंडल अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देख के निर्णय करते हैं। इसी तरह केंद्र सरकार के अधीन बहुत सारे निगम, मंडल, कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। उनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और वो सभी स्वतंत्र निकाय हैं। तो उनके कर्मचारियों को कौन सा वेतन आयोग का वेतन दिया जाना है वो निकाय ही उसका निर्धारण करते हैं। इसी तरह राज्यों के अंतर्गत भी राज्य की कंपनियां होती हैं, निगमित निकाय होते हैं, स्थानीय शासन की संस्थाएं होती हैं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत आदि। तो ये संस्थाएं भी स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं और इनको भी अलग अलग संस्थाएं अपने कर्मचारियों को वेतन मान देने के लिए निर्णय लेती हैं। पर चूंकि केंद्र सरकार एक बेंचमार्क तय कर देती है, जैसे 7वें वेतनमान में तय किया गया, उसी तरह का बेंचमार्क 8वें वेतनमान में होगा, तो फिर धीरे धीरे सभी को ये निर्णय लेना पड़ता है। कर्मचारियों की तरफ से भी दबाव उन पर रहता है ताकि राज्य सरकारें और पीएसयू और दूसरे निगमित निकाय अपने कर्मचारियों को भी कॉम्पिटेबल वेतनमान दें। यहाँ एक जो मुख्य बात यह है कि जब आपका वेतन बढ़ता है तो आपकी टोटल सैलरी
ग्रॉस सैलरी बढ़ जाती है। पर चूँकि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, उसका अगर स्लैब नहीं बढ़ता है तो लोग वेतनमान बढ़ने से 30% के स्लैब में आ जाते हैं और उनकी आय का 30% उनको इनकम टैक्स में देना होता है। अगर वो लोग किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या शेयर खरीदते हैं तो उनमें लॉन्ग टर्म गेन पे जो टैक्स लगते हैं वो टैक्सेस देना होते हैं। अगर वो कोई उपभोग की चीज़ें खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। तो अगर इन सभी टैक्सों को मिला लें तो मोटा मोटी 48 to 50% जो पैसा है जो बढ़ता है वो वापस सरकारों के खाते में पुनः चला जाता है। तो वो टेक्निकली आपकी वेतन में दिखता है पर प्रैक्टिकली वो पैसा आपको नहीं मिलता है। पर जब वेतनमान बढ़ता है तो इससे आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से मार्केट में एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की सामग्रियां खरीदने लगते हैं। तो जो कंपनियां हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता है, टॉप लाइन बढ़ती है, बॉटम लाइन बढ़ती है और इसका असर कंपनियों की आय पर, उनके प्रॉफिट पर, उनके शेयर बाजार पर सब तरफ देखने को मिलता है। तो जब भी वेतनमान बढ़ता है तो इससे इकोनॉमी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है और इसका पूरी अर्थव्यवस्था में चारों तरफ प्रभाव देखने को मिलता है। तो केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत समय पे आया है और स्वागत योग्य है। तो देखना ये है कि आयोग की रिपोर्ट क्या होगी और उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद आपको कितना पैसा बचेगा, तो वो आपकी रियल इनकम होगी जिसको आप खर्च कर पाएंगे। तो हम सब इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट में एक पॉजिटिव साइन लेके आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.